नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल रेनबो साइंस सर्किट पर। आज हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं इस क्लास में क्लास 10th के बायोलॉजी जीव विज्ञान के प्रथम अध्याय फर्स्ट चैप्टर, जिसका नाम है जैव प्रक्रम, लाइफ प्रोसेस। जैसा कि आपने पिछले क्लास में पढ़ा और हमने आपको कहा था कि आप टेक्स्ट बुक को अधिक से अधिक पढ़ेंगे घर में, तो आपको पता होगा कि अब जो हमारा सिलेबस है यह मुख्य रूप से जैव प्रक्रम से ही जुड़ा हुआ है। और चर्चा भी हुई थी पीछे कि जो जैव प्रक्रम है वो जैव प्रक्रम प्रक्रम का मतलब होता है क्रिया। और हमारे शरीर में या कह सकते हैं किसी भी सजीव में जीवन को बनाए रखने के लिए, जीवन को बचा कर रखने के लिए जो जो क्रियाएं अति आवश्यक होती है, या कह सकते हैं कि जिन क्रियाओं के बिना हमारा जीवन नहीं चल सकता है, उन्हीं क्रियाओं को जैव प्रक्रम या लाइफ प्रोसेस कहते हैं। और आपने यह भी पढ़ा था कि 4 जैव प्रक्रम हैं: पोषण, न्यूट्रिशन, श्वसन रिस्पायरेशन, वहन या परिवहन, उत्सर्जन, और अंतिम जो चौथा जैव प्रक्रम था उत्सर्जन, अंग्रेजी में एक्सक्रीशन कहते हैं। और हम लोग पहले जैव प्रक्रम को पढ़ रहे थे जिसका नाम था पोषण, न्यूट्रिशन। लास्ट क्लास में हम लोग चर्चा कर रहे थे पोषण के बारे में कि पोषण की जो विधियां हैं वो सजीवों में 2 तरीके से संपन्न होती है। सभी सजीव की अपनी अपनी आवश्यकता है, अपनी बनावट है, तो उसके आधार पर पोषण को हम लोग 2 भागों में क्लासिफाई किए थे। एक था हमारा स्वपोषी पोषण, ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, और दूसरा था परपोषी या विषम पोषी पोषण, हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। जो स्वपोषी पोषण आपने पढ़ा था, याद होगा कि उसमें सजीव अपने पोषण के लिए या अपने भोजन के लिए किसी दूसरे जीव पर निर्भर नहीं रहता है, बल्कि अपना भोजन खुद तैयार करता है। इसी प्रकार के पोषण को स्वपोषी पोषण कहा गया था। और जिन जीवों में इस विधि से पोषण की क्रिया होती है उसको स्वपोषी कहते हैं, वैसे जीव को ऑटोट्रॉप्स कहा जाता है। हम लोग यह भी जाने थे कि जो स्वपोषी जीव हैं वह विशेष रूप से हरे पौधे और कुछ सूक्ष्म जीव हैं। हरे पौधे जो ग्रीन प्लांट्स हैं, हम यह भी जानते हैं कि हरे पौधे में क्या होता है, क्लोरोफिल नाम का एक वर्णक है, पिगमेंट है। और उसी क्लोरोफिल के कारण आपने पढ़ा होगा कि पौधे का जो रंग होता है, पत्तियों का जो रंग होता है वह हरा होता है, या कह सकते हैं कि पौधे में जो हरापन आपको दिखाई देता है वह क्लोरोफिल के कारण ही होता है। तो इस तरह से हम लोगों ने क्लियर कर लिया था यह बात कि पौधे, जितने भी हरे पौधे हैं वह स्वपोषी होते हैं। और कैसे भोजन बनाता है, तो आपने यह भी पढ़ा था कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है पौधे में, फोटोसिंथेसिस की क्रिया। और उस प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में विस्तार से पिछले वीडियो में चर्चा हुई थी। अगर किसी का छूट गया होगा तो आप ठीक इससे पहले का जो पार्ट है वहां से वीडियो को देख करके समझ सकते हैं बातों को। और हम लोग चर्चा कर रहे थे वहां क्या कि जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया है, इस क्रिया में क्या होता है, जो हरे पौधे हैं वो वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड गैस ले लेता है, CO2 ले लेता है। मिट्टी या भूमि से वो जड़ के द्वारा, रूट के द्वारा जल अवशोषित कर लेता है। तो वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड गैस आ गई, मिट्टी से जल ले लिया, और पौधा हरा है, इसका मतलब है कि उसमें क्लोरोफिल है। क्लोरोफिल उसके हरे भागों में रहता है, कोशिकाओं में ही क्लोरोफिल रहता है। और सूर्य से प्रकाश ले लिया, सनलाइट आ गया। इन चारों चीजों की कह सकते हैं मदद से, सहायता से क्या होता है कि पौधे में एक विशेष क्रिया होती है जिसके फलस्वरूप कार्बोहाइड्रेट का निर्माण होता है। यही कार्बोहाइड्रेट पौधा का भोजन है। और जिस क्रिया के द्वारा इन कार्बोहाइड्रेट का निर्माण होता है, इसी क्रिया का नाम रखा गया है प्रकाश संश्लेषण, फोटोसिंथेसिस। तो एक प्रश्न जब आप अपनी किताब को पढ़ेंगे तो वहां आपको मिलेगा, एनसीईआरटी या बीटीबीसी जो भी किताब आप पढ़ेंगे, कि पौधे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में किन कच्ची सामग्रियों का उपयोग करता है। कच्ची सामग्री मतलब रॉ मटेरियल, कि किसी पदार्थ को बनाने के लिए किन किन कच्ची सामग्रियों की जरूरत होती है। जैसे आप चाय बनाते हैं अपने घर में, तो चाय को बनाने के लिए भी कुछ पदार्थ चाहिए, दूध चाहिए, पानी चाहिए, चीनी चाहिए, चाय पत्ती चाहिए। ये सारा पदार्थ तो कम से कम आपके पास होना चाहिए। फिर आग चाहिए, बर्तन चाहिए, और सभी चीजों की जरूरत हो सकती है। ठीक उसी तरह से प्रकाश संश्लेषण के लिए पौधे को मुख्य रूप से जो कच्ची सामग्री की जरूरत है वो 2 या 3 कच्ची सामग्री आप कह सकते हैं
कि वायुमंडल से पौधा कार्बन डाइऑक्साइड लेता है और फिर भूमि से या मिट्टी से या मृदा से वो जल अवशोषित करता है, सूर्य से प्रकाश लेता है। ये तीन चीजों की जरूरत होती है। आप कहेंगे क्लोरोफिल, तो क्लोरोफिल तो उसके पास ही है, अपने पौधे में ही रहता है, हरे भागों में ही क्लोरोफिल रहता है। तो कुल मिला के इन सभी कच्ची सामग्रियों का उपयोग करके पौधे प्रकाश संश्लेषण या फोटोसिंथेसिस करता है। और प्रकाश संश्लेषण एक प्रोसेस है, एक क्रिया है जिसके द्वारा पौधे भोजन बनाते हैं। तो आखिर इस प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में क्या होती है, कौन कौन सी घटनाएं घटित होती है, कैसे भोजन बन जाता है, तो आज हम लोग, हमारा जो क्लास है आज का उसी टॉपिक पर केंद्रित है। तो आइए चर्चा करते हैं कि आखिर प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के दौरान किस तरह से भोजन का निर्माण होता है। तो देखिए लिखा गया है, पहला जो टॉपिक है, सभी हरे पौधे या स्वपोषी जीवों में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा भोजन का निर्माण होता है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के दौरान निम्नलिखित घटनाएं होती है। अब क्या होता है कि प्रकाश संश्लेषण की जो क्रिया है, जैसे अगर आप चाय बनाते हैं तो ऐसा नहीं होता कि अचानक हम लोग सारा कुछ दिए बर्तन में गर्म किए और तुरंत चाय बन गई। वो स्टेप बाय स्टेप काम होता है। जो आप लोगों में से बहुत लोग जो चाय पीना तो बहुत लोग जानते होंगे, लेकिन जो बनाना जानते होंगे उनको पता होगा चाय बनाने की भी एक खास प्रक्रिया होती है। वैसे ऐसा नहीं कि कोई एक ही टेक्निक है, कई तरीके से चाय बनाई जा सकती है, लेकिन जो सामान्यतया जो जनरल प्रोसेस है चाय बनाने का, उसमें हम लोग पानी लेंगे, दूध लेंगे, बारी बारी से कब किस पदार्थ को डालना है, कितना किसको गर्म करना है, फिर फाइनल कैसे चाय को तैयार करना है, तो कुछ ना कुछ उसके लिए स्टेप है, चरण है। ऐसा नहीं कि हम लोग पहले अपने घर में ही जग में चाय, दूध, पानी, चाय पत्ती सबको मिला के रख देते हैं, जब मन होता है उसको उबाल के पी जाते हैं। ऐसा नहीं करते हैं, उसके लिए भी कुछ स्टेप है, कुछ चरण है। उसी तरह से यहाँ जो प्रकाश संश्लेषण की घटनाएं होती है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया जो संपन्न होती है हरे पौधे में स्वपोषण की क्रिया में, तो ये प्रकाश संश्लेषण की क्रिया भी तीन चरणों में संपन्न होती है, या कह सकते हैं इसके अंतर्गत मुख्य रूप से तीन घटनाएं घटित होती है। अब वो कौन कौन सी घटना है उसी को यहाँ लिखा गया है। कह रहा है कि सभी हरे पौधे या स्वपोषी जीवों में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा भोजन का निर्माण होता है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के दौरान निम्नलिखित घटनाएं होती है। अब देखिए पहली घटना, पहला स्टेप क्या है प्रकाश संश्लेषण का, सबसे पहले उसमें क्या होता है। पहली घटना यह है कि पौधे के हरे भागों में उपस्थित क्लोरोफिल। अब आप अभी सुबह में, अभी सवेरे भी चर्चा की हम लोग कि पौधे में जहां जहां भी हरा भाग होगा वैसे सभी हरे भागों में क्लोरोफिल होगा। तो पौधे के हरे भागों में उपस्थित क्लोरोफिल सूर्य के प्रकाश ऊर्जा को अवशोषित करता है तथा इसे रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरित कर देता है। अब पौधे का की जो पत्तियां हैं वो हरे भाग है, उस हरे भाग में क्लोरोफिल है। क्लोरोफिल एक तरह का पिगमेंट है, वर्णक है, केमिकल है। अब केमिकल है तो वह कुछ न कुछ तो अभिक्रिया करेगा। तो क्या करता है, वो क्लोरोफिल नाम का हरा रंग का जो पिगमेंट है, वर्णक है, वह सूर्य के प्रकाश ऊर्जा को अवशोषित कर लेता है। और प्रकाश ऊर्जा को अवशोषित करने के बाद उतने तक नहीं रुकता है, उस प्रकाश ऊर्जा को रूपांतरित भी करता है। आपने 9th क्लास में पढ़ा था ऊर्जा का रूपांतरण। हम सभी जानते हैं कि हमारे प्रकृति में ऊर्जा रूपांतरित होते रहती है, ऊर्जा एक रूप से दूसरे रूप में बदलती रहती है। तो वो जो प्रकाश ऊर्जा थी, जो सूर्य की प्रकाश ऊर्जा थी, उसको क्या किया, क्लोरोफिल अवशोषित किया और उसको बदल दिया, ट्रांसफॉर्म कर दिया, रूप को चेंज कर दिया और बदल करके उसको रासायनिक ऊर्जा में बदल दिया। मतलब लाइट एनर्जी चेंज कर गया केमिकल एनर्जी में, प्रकाश ऊर्जा बदल करके किस में चली गई, रासायनिक ऊर्जा में। अब रासायनिक ऊर्जा पत्ती में स्टोर हो गया, पत्तियों में जमा हो गया। क्योंकि क्लोरोफिल कहाँ है, पत्ती में, तो क्लोरोफिल जहां कार्य करेगा वहीं तो ऊर्जा का निर्माण होगा। तो जो सूर्य की प्रकाश ऊर्जा थी उसको क्लोरोफिल क्या किया, पत्तियों में जो क्लोरोफिल है वो अवशोषित किया और उस प्रकाश ऊर्जा को, उस लाइट एनर्जी को चेंज कर दिया किसमें, रासायनिक ऊर्जा में, केमिकल एनर्जी में। अब देखिए यह रासायनिक ऊर्जा क्या करता है, दूसरा नंबर देखते हैं हम लोग। इस रासायनिक ऊर्जा की सहायता से जल के अणु विखंडित हो जाते हैं तथा हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का निर्माण होता है। यह बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। अब आपके पास तो ऊर्जा आ गई है, आपके पास कहने का मतलब पत्तियों में ऊर्जा आ गई है। पत्ती में पहले से ऊर्जा नहीं थी, लेकिन जो क्लोरोफिल था
वह क्या कमाल किया कि प्रकाश ऊर्जा को अवशोषित किया, एब्जॉर्ब किया, और उस प्रकाश ऊर्जा को चेंज कर दिया, बदल दिया, किसमें? रासायनिक ऊर्जा में, केमिकल एनर्जी में। अब तो केमिकल एनर्जी है, जैसे आपके पास बैटरी होती है टॉर्च में, तो उस टॉर्च में जो बैटरी आप लगाते हैं, तो बैटरी के भीतर भी केमिकल एनर्जी है, और वो केमिकल एनर्जी सुरक्षित है। आप जब मन चाहे, जब इच्छा हो, आपकी आवश्यकता हो, उस केमिकल एनर्जी को चेंज कर सकते हैं। आप उस बैटरी को रेडियो में दे दीजिए, गाना सुन लीजिए, समाचार सुन लीजिए, तो उस केमिकल एनर्जी को बदल करके विद्युत ऊर्जा में, और विद्युत ऊर्जा फिर बदल करके रेडियो में ध्वनि ऊर्जा में उत्पन्न होता है, और रेडियो से हम लोगों को ध्वनि सुनाई देती है। आप उस बैटरी को डाल दीजिए टॉर्च में, तो वो जो रासायनिक ऊर्जा है बैटरी में, वह बदल करके प्रकाश ऊर्जा का निर्माण कर लेता है। मतलब उस ऊर्जा को हम लोग बदल सकते हैं, रासायनिक ऊर्जा को। आप जो भोजन खाते हैं, सोचिए भूख से चुपचाप पड़े हुए हैं बेड पर, लेकिन खूब अच्छा संतुलित भोजन आपको मिल जाए खाने के लिए, तो भोजन खाने के 2-4-5 मिनट के बाद ही शरीर में ऊर्जा आने लगती है। तो जो भोजन था वह भी केमिकल है, उसमें कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है, विटामिन है, वसा है। ये कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, ये सब केमिकल है, तो उसमें भी केमिकल एनर्जी है, रासायनिक ऊर्जा है भोजन में। जैसे भोजन आप खाते हैं तो आपके कोशिकाओं में पेशीय ऊर्जा, मस्कुलर एनर्जी आती है, और पेशीय ऊर्जा आती है तो आपकी जो मांसपेशियां हैं वो कार्य करने लगती है, फिर आप गति कर सकते हैं, चल फिर सकते हैं, बातें कर सकते हैं, सामान उठा सकते हैं। ये ऊर्जा का रूपांतरण प्रकृति में चलते रहता है। तो इसको हम लोग वैसे 9th में बहुत लोग पढ़ चुके हैं, फिर भी मैंने इस पर चर्चा कर लिया। तो ये रासायनिक ऊर्जा जो पौधे के पत्तियों में तैयार हो गई, इस रासायनिक ऊर्जा से बहुत ही बड़ा चमत्कार होता है। इस रासायनिक ऊर्जा की सहायता से जल के अणु विखंडित होते हैं। अब ऊर्जा है तो किसी चीज को तोड़ सकता है ऊर्जा, तो जल जो H2O है उसको तोड़ देता है यह रासायनिक ऊर्जा। और जल टूटेगा तो आपको पता है उसमें है ही हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, H2O, तो हाइड्रोजन गैस अलग हो जाती है और ऑक्सीजन गैस अलग हो जाता है। देख लीजिए, इस रासायनिक ऊर्जा की सहायता से जल के अणु विखंडित हो जाते हैं तथा हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का निर्माण होता है। मतलब जो रासायनिक ऊर्जा क्लोरोफिल के द्वारा प्राप्त किया गया, बनाया गया, वह जल के अणु को, चूंकि पौधा जल भी अवशोषित किया है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में मिट्टी से, तो उस जल के अणु को क्या किया? विखंडित कर दिया, तोड़ दिया, अपघटित कर दिया, और जल के अणु जब टूटा तो उससे क्या प्राप्त हुआ? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन प्राप्त हो गया। अब आपके पौधे में हाइड्रोजन भी पर्याप्त मात्रा में, ऑक्सीजन भी पर्याप्त मात्रा में। अब देखिए इस हाइड्रोजन ऑक्सीजन का क्या काम होता है। तीसरे स्टेप को देखिए, कार्बन डाइऑक्साइड CO2 का अपचयन या अवकरण, रिडक्शन होता है। अब आप याद कीजिए कि पौधा प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड गैस भी तो अवशोषित किया था, CO2। तो जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस पौधा अवशोषित किया था, CO2 अवशोषित किया था, तो उस गैस से क्या हो गया? कार्बन डाइऑक्साइड गैस से, तो वह कार्बन डाइऑक्साइड गैस अपचयित होता है या उसका अवकरण होता है, रिडक्शन होता है। जो लोग केमिस्ट्री पढ़े थे वहां हम लोग अपचयन अभिक्रिया और उपचयन अभिक्रिया की चर्चा किए थे, रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन रिएक्शन पर चर्चा हुई थी। आप याद कीजिए, जो रिडक्शन रिएक्शन था, जो अपचयन अभिक्रिया थी, उसमें दो बातें होती थी। या तो ऑक्सीजन का संयोग होता था उपचयन में, ऑक्सीडेशन में, या हाइड्रोजन का त्याग होता था। और जब अपचयन पढ़े थे या अवकरण, रिडक्शन, तो उस रिडक्शन रिएक्शन में आप पढ़े थे या तो हाइड्रोजन का संयोग होगा या ऑक्सीजन का त्याग होगा, दोनों ठीक एक दूसरे के विपरीत चलती है। तो अपचयन कहने का मतलब यहां हाइड्रोजन का जुटना भी अपचयन है। हाइड्रोजन अगर किसी पदार्थ के साथ किसी यौगिक में जाकर के हाइड्रोजन मिल जाए, हाइड्रोजन का संयोग हो जाए, तो इस प्रक्रिया को भी अपचयन या अवकरण, रिडक्शन कहते हैं। यहां क्या होता है, देखिए कार्बन डाइऑक्साइड गैस तो पौधा अवशोषित कर चुका है, तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो पौधा अवशोषित किया था पत्तियों के द्वारा, उस पर अगले खंड में भी चर्चा होगी कि कैसे वो कार्बन डाइऑक्साइड आया था, वो भी चर्चा अभी हम लोग करेंगे विस्तार से। इसलिए वीडियो में आप अंत तक बने रहिए, इसको ध्यान से समझिए। बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही महत्वपूर्ण ये टॉपिक है। बहुत लोग इसको ठीक से नहीं समझ पाते हैं, तो इसलिए इसको ध्यान से आप सुनेंगे एक एक बातों को, तभी आप समझेंगे। लेकिन उसके बावजूद भी कहीं अगर आपको कोई समस्या रह जाती है, कोई दिक्कत रह जाता है, तो आप हमें तुरंत फोन करके उन समस्याओं का समाधान पा सकते हैं। इसलिए ध्यान से बातों को सुनिए। कह रहा है कार्बन डाइऑक्साइड CO2 का
अपचयन या अवकरण रिडक्शन होता है। मैं यहां फिर क्लियर कर दूं, अपचयन या अवकरण रिडक्शन का मतलब हो गया हाइड्रोजन का जुट जाना या ऑक्सीजन का हट जाना, निकल जाना। तो अब देखिए कार्बन डाइऑक्साइड में जो CO2 इसका सूत्र है, इसमें C और O तो पहले से है, कार्बन और ऑक्सीजन, इसमें हाइड्रोजन को जोड़ देते हैं। आप कहेंगे कि सर हाइड्रोजन आएगा कहां से? तो याद कीजिए जल जो अपघटित हुआ है दूसरे नंबर में, दूसरी जो घटना है उसमें जल के अणु टूटे हैं, और टूटा कैसे है? तो क्लोरोफिल जो रासायनिक ऊर्जा प्राप्त किया था सौर प्रकाश ऊर्जा को बदल करके, तो उसी रासायनिक ऊर्जा की सहायता से जल के अणु टूट गए, और टूटने से क्या बना? कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। अब यह हाइड्रोजन जो बना है, यह हाइड्रोजन आकर के कार्बन डाइऑक्साइड में जुट जाता है। अब देखिए यहां क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन और ऑक्सीजन तो पहले से है, इसमें हाइड्रोजन जुटेगा तो एक ऐसा यौगिक तैयार होगा जिसमें कार्बन ऑक्सीजन तो रहेगा ही, साथ में हाइड्रोजन भी रहेगा। आप याद कीजिए कि ऐसा यौगिक जिसमें कार्बन हो, हाइड्रोजन हो, ऑक्सीजन हो, वही है ना ग्लूकोज या कार्बोहाइड्रेट, जो कल आप रिएक्शन में देखे थे C6H12O6। इस तरह से कार्बोहाइड्रेट का निर्माण हो जाता है। मतलब कार्बन डाइऑक्साइड गैस में जैसे हाइड्रोजन का संयोग होता है, तो इसी को कह सकते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड का अपचयन हो जाता है, अवकरण हो जाता है, क्योंकि उसमें हाइड्रोजन का संयोग होता है, जिसके फलस्वरूप क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज का निर्माण होता है, C6H12O6 का निर्माण हो जाता है। अब देखिए प्रकाश संश्लेषण में आप कहेंगे कि फिर ये ऑक्सीजन कहां गया? तो ऑक्सीजन गैस मुक्त हो जाती है बाहर। तो कल भी हमने आपको कहा था कि प्रकाश संश्लेषण हमारे लिए कितनी महत्वपूर्ण क्रिया है। एक तो भोजन भी प्रदान करता है, और साथ में हम लोगों को जीवनदायिनी ऑक्सीजन गैस भी दे देता है पौधा। कितना महत्वपूर्ण कहिए योगदान है हमारे जीवन को चलाने के लिए, इस पूरे जीव जंतुओं की सभ्यता को बनाए रखने के लिए पौधे का। इसलिए हम सभी को ये प्रण लेना चाहिए, ये संकल्प लेना चाहिए कि जहां तक हो सके अधिक से अधिक वृक्ष लगाएं, और पौधे की सुरक्षा भी करें। जो वृक्ष लगा हुआ है उसकी भी सुरक्षा करें, और नए वृक्ष भी लगाएं, ताकि हमारे पर्यावरण में पर्याप्त मात्रा में भोजन भी लोगों को उपलब्ध हो सके और वायु भी मिल सके। और कहीं ना कहीं तो वर्षा का भी कनेक्शन है, उस सब पर बाद में कभी बात कर लेंगे हम लोग, या आप पढ़े भी होंगे पहले से। इस तरह से ये 3 स्टेप में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया संपन्न होती है। मैं एक बार एकदम संक्षेप में इस बात को बताता हूं। मान लीजिए एक पौधा चुपचाप खड़ा है, जीवित पौधा है, खड़ा है, उसकी पत्तियां हरी होगी, और हरी होगी पत्तियां तो उसमें क्लोरोफिल भी होगा। वो क्लोरोफिल एक तरह का केमिकल है, और केमिकल में रिएक्शन, अभिक्रिया करने की क्षमता होती है। वह क्लोरोफिल जैसे उस पत्तियों पर सूर्य प्रकाश पड़ता है तो प्रकाश ऊर्जा को अवशोषित कर लेता है। अब जैसे बाहर में कहीं जोर से आवाज होती है, तो हमारा जो कान है, इसके अंदर जो यंत्र लगे हुए हैं, जो अंग है, जो उत्तक है, वो अपने आप उस ध्वनि ऊर्जा को अवशोषित कर लेता है, और आप सुन पाते हैं किसी वस्तु को। उसी तरह से जो क्लोरोफिल है, वह भी पौधे की कोशिकाओं में पाए जाने वाला एक महत्वपूर्ण रसायन है, केमिकल है। वह क्लोरोफिल क्या करता है कि सूर्य की जो प्रकाश ऊर्जा है, उस प्रकाश ऊर्जा को अवशोषित करके क्लोरोफिल तुरंत उसको रासायनिक ऊर्जा में, केमिकल एनर्जी में बदल देता है। ये पहली घटना है। अब क्या होता है, जैसे रासायनिक ऊर्जा का निर्माण होता है, तो वह रासायनिक ऊर्जा जल को तोड़ देता है। जल, आप याद कीजिए, पौधा मिट्टी से अवशोषित किया है, भूमि से अवशोषित किया है, उस जल को तोड़ देता है वह रासायनिक ऊर्जा। और जल जब टूटता है H2O, तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस का निर्माण हो गया। अब हाइड्रोजन ऑक्सीजन को छोड़ दीजिए अपने जगह पर, दूसरे स्टेप में आते हैं। जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस पौधा लिया है वायुमंडल से प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में, उस कार्बन डाइऑक्साइड गैस का अपचयन या अवकरण, रिडक्शन होता है। अब इस अपचयन या अवकरण रिडक्शन में क्या होता है, इसको हम लोग समझते हैं ठीक से, कि अपचयन में हाइड्रोजन का संयोग हो जाता है। तो जो कार्बन डाइऑक्साइड है, CO2 है, उसमें क्या होता है, हाइड्रोजन आकर के जुट जाता है। CO2 में C और O पहले से है, कार्बन ऑक्सीजन, H जुट गया। अब जो यौगिक बनेगा उसमें C भी होगा, O भी होगा, H भी होगा, और इस तीनों के मिलने से जो एक नया यौगिक प्राप्त होता हम लोगों को, वही है कार्बोहाइड्रेट या ग्लूकोज C6H12O6। और यही कार्बोहाइड्रेट या ग्लूकोज जो है वह भोजन है, जिसका उपयोग पौधे, आपको तो हमने पिछले क्लास में बताया था, सजीव पोषण करता क्यों है, अपने दैनिक क्रियाकलापों को संपन्न करने के लिए। पौधे में भी तो ढेर सारी क्रियाकलाप होते हैं,
उन क्रियाकलापों को वह संपन्न करता है पौधा। दूसरा काम होता है पौधा का कि नए अंगों या उत्तकों का विकास करना, उसके लिए भी हम लोग भोजन ग्रहण करते हैं। और अगर पुराने अंगों या उत्तकों में कहीं कोई क्षति हो जाती है, कोई टूट फूट हो जाती है, तो उसकी रिपेयरिंग भी, मरम्मती भी करता है। तो पौधे इस काम में उस भोजन से जो ऊर्जा प्राप्त होती है उस ऊर्जा का उपयोग कर लेता है, और साथ ही साथ कुछ भोजन को वह स्टोर भी कर लेता है, जमा भी कर लेता है। जो भोजन हम लोग उपयोग करते हैं या अन्य जंतु उसका उपयोग करते हैं, इस तरह से प्रकाश संश्लेषण की जो पूरी घटना है वो संपन्न होती है। अब ऑक्सीजन गैस जो निकली थी वो ऑक्सीजन गैस बाहर मुक्त हो गई, वायुमंडल में चल गई। इस तरह से वायुमंडल में जीवनदायिनी ऑक्सीजन गैस भी पर्याप्त मात्रा में रहता है। कुछ जलवाष्प भी निकलता है, H2O भी देखे थे आप कल रिएक्शन में निकला था। ये सभी क्रियाएं चलती रहती है। इस प्रकार से ये प्रकाश संश्लेषण की क्रिया संपन्न होती है। लेकिन याद रखना है कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के लिए सूर्य प्रकाश बहुत ही आवश्यक चीज है, क्योंकि पौधा जल तो हमेशा अवशोषित कर सकता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस भी हमेशा रहता है, और क्लोरोफिल हमेशा उसके पत्तियों में है ही। केवल सूर्य प्रकाश है जो दिन में ही रहता है, इसलिए मुख्य रूप से जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया है वह केवल दिन में ही संपन्न होती है। ऊपर के क्लास में पढ़ेंगे किसी किसी कुछ खास पौधे में रात में भी हो जाती है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया। इसको यहाँ हम लोग लिख तो नहीं रहे, लेकिन मैं आपको समझा देता हूँ। कुछ पौधे क्या करते हैं, जैसे मरुस्थलीय पौधे होते हैं, उनको क्या है कि जल अवशोषित करने में बहुत दिक्कत होता है। वो दिन में क्या करता है, जल को अवशोषित करके रखता है, और उस जो जल है उसको तोड़ करके हाइड्रोजन ऑक्सीजन में बदल देता है। लेकिन दिन में कार्बोहाइड्रेट का निर्माण नहीं होता है, रात्रि के समय स्थिर से। चूंकि सूर्य प्रकाश का क्या काम था, सूर्य प्रकाश का काम था कि प्रकाश ऊर्जा को अवशोषित करना था और उसको रासायनिक ऊर्जा में बदल लेना था। रासायनिक ऊर्जा फिर क्या करता था, जल को तोड़ करके हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस का निर्माण करता था। तो ये काम दिन में कर लेता है, और रात्रि के समय तब फिर वो धीरे धीरे जो हाइड्रोजन है वो कार्बन डाइऑक्साइड में मिलते जाता है, और उससे ग्लूकोज या कार्बोहाइड्रेट का निर्माण होते जाता है। तो कुछ कुछ पौधे में ऐसा होता है, लेकिन जो हमारा सिलेबस है अभी, यहाँ आपको यही समझना है कि मैक्सिमम पौधे जो भी हमारे यहाँ बड़े बड़े, चूंकि हम लोग मरुस्थलीय इलाके में है नहीं, यहाँ जितने भी बड़े बड़े पौधे या छोटे पौधे आपको दिखाई देते हैं वो दिन में ही भोजन बनाने की क्रिया संपन्न कर लेता है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया संपन्न कर लेता है। यही था प्रकाश संश्लेषण और उससे जुड़ी हुई घटनाएं। अब जब अभी चर्चा हो रही थी कि पौधे गैसों का आदान प्रदान, कार्बन डाइऑक्साइड कैसे लेता होगा, ऑक्सीजन कैसे छोड़ता होगा, क्या उसमें नाक होते हैं? कभी हम लोग पौधे में नाक तो देखे नहीं है, तो कोई न कोई तो सिस्टम होगा जिसके सहारे वो गैसों का आदान प्रदान करता होगा। तो उसी को जानने के लिए हम लोग एक नए टॉपिक की यहाँ शुरुआत करते हैं, जिसका नाम है रंध्र या स्टोमेटा। रंध्र या स्टोमेटा, इसको अंग्रेजी शब्द है स्टोमेटा, आपने पहले भी नाम सुना होगा। और ये रंध्र दरअसल क्या होता है, पत्तियों के सतह पर, सरफेस पर एकदम महीन सूक्ष्म छिद्र होता है। इतना महीन, इसलिए उसको मैं सूक्ष्म कह रहा हूं कि सूक्ष्म का मतलब जिसको हम लोग अपनी साधारण आंखों से देख नहीं सकते हैं, उसको देखने के लिए आपको माइक्रोस्कोप की जरूरत होती है। वैसे छिद्र को ही हम लोग कहते हैं सूक्ष्म छिद्र। आइए देखिए क्या लिखा गया है, ध्यान से देखिएगा। पौधे के पत्तियों की सतह पर सूक्ष्म छिद्र होते हैं, इन्हीं छिद्रों को रंध्र, स्टोमाटा कहते हैं। प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक कार्बन डाइऑक्साइड CO2 इन्हीं छिद्रों द्वारा ग्रहण किए जाते हैं। साथ ही अन्य गैसों का आदान प्रदान भी इन्हीं रंध्रों के द्वारा होता है। अब इसको समझिए कि पौधे में क्या होता है, जो छिद्र होता है वो उसके पत्तियों के सतह पर होता है। पौधे की जो पत्तियां होती है उसके सतह पर, उसके सरफेस एरिया पर बहुत ही सूक्ष्म छिद्र होता है, और उसी छिद्र को रंध्र या स्टोमेटा कहा जाता है। स्टोमेटा अंग्रेजी शब्द है, और इन छिद्रों के द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन या अन्य गैस से, जो भी गैस जरूरी है पौधे में, चाहे वो बाहर से अंदर जाना हो या अंदर से बाहर आना हो, तो गैसों का आदान प्रदान उन्हीं छिद्रों के द्वारा होता है। ये याद रखना है, और उस छिद्र को रंध्र या स्टोमाटा कहते हैं। अब फिर देखिए क्या लिखा है, इसके अतिरिक्त गैसों का आदान प्रदान जड़, तना और पत्तियों के सतह से भी होता है। अब ये एक बहुत महत्वपूर्ण चीज है जो इसको आप यहाँ ठीक से नोट करेंगे कि रंध्र तो है ही, स्टोमाटा तो है ही। कई बार क्या होता है, हम लोगों के घर में जो मेन गेट होता है वो तो है ही आने जाने के लिए, कभी कभी कुछ विकल्प भी रहता है।
कुछ लोगों में क्या होता है कि खिड़कियों में ग्रिल नहीं है, तो इमरजेंसी केस में लोग खिड़की का जो पलरा है उसको खोल के वहां से भी निकल सकता है। कुछ लोगों में दूसरा गेट भी रह सकता है, या और सभी तरीके होते हैं जहां दूसरे तरीके से भी हम लोग निकल सकते हैं या अंदर प्रवेश कर सकते हैं। ठीक उसी तरह से पौधे में क्या है, जो रंध्र है, स्टोमाटा है, उसके द्वारा तो गैसों का आदान प्रदान होता ही है, उसके अतिरिक्त, उस रंध्र के अतिरिक्त पौधे के जड़ में, तना पे और पत्तियों के सतह पर से भी गैसों का आदान प्रदान विसरण विधि द्वारा, डिफ्यूजन मेथड से होता है। 9th क्लास में आपने विसरण पढ़ा था कि दो अलग अलग पदार्थों के कणों का स्वतः मिलने की क्रिया विसरण कहलाती है, और इस विसरण विधि द्वारा भी गैसों का आदान प्रदान होता है। ये 9th में था, पढ़ने के लिए आप पढ़े होंगे। तो पौधे में क्या हो गया, रंध्र या स्टोमाटा जो है उसके द्वारा तो गैसों का आदान प्रदान होगा ही मुख्य रूप से, लेकिन थोड़ा बहुत जो गैसों का आदान प्रदान होगा वह जड़ों, पत्तियों और तना के सतह से भी हो जाता है। अब इस रंध्र या स्टोमाटा का देखिए एक और महत्वपूर्ण काम है कि पत्तियों में से जो जल होता है, अतिरिक्त जल, जैसे हम लोगों के त्वचा से पसीना निकलता है जल के रूप में, उसी तरह से पत्तियों में से भी जल वाष्प निकलता है। तो वो पानी जो है, जो एक्स्ट्रा जल है पत्तियों में, वो पानी जल वाष्प के रूप में वाष्प बन करके बाहर निकल जाता है इसी स्टोमाटा के द्वारा। वही चीज यहां लिखा गया है, इन रंध्रों से पर्याप्त मात्रा में जलवाष्प के रूप में जल भी निकलता है। जो रंध्र है, स्टोमाटा है, उसके द्वारा जल भी निकलता है। अब देखिए, अगर वो रंध्र हमेशा खुला रहेगा, स्टोमाटा हमेशा खुला रहेगा, तब तो जल वाष्प के रूप में निकलते रहेगा। अब जल अगर वाष्प के रूप में निकलते रहा तो पौधे में जल की कमी हो जाएगी, जिसका कारण क्या होगा कि पौधे सूख जाएंगे, उसकी मृत्यु हो जाएगी, उसका विकास रुक जाएगा। जैसे हम लोगों के घर में गेट है, तो हमेशा तो हम लोग गेट खुला रखते नहीं है, उसको जब जरूरत हुआ खुला रखते हैं, बाकी समय उसको बंद कर रखते हैं, सटा कर रखते हैं। वही काम होता है, यदि पौधे को प्रकाश संश्लेषण के लिए कार्बन डाइऑक्साइड CO2 की आवश्यकता नहीं होती है, तो इन रंध्रों को बंद कर लेता है। जो स्टोमाटा उसको पौधा क्या करता है, बंद कर लेता है, ताकि जल की हानि को कम किया जा सके। रंध्र, स्टोमाटा का खुलना एवं बंद होना एक विशेष प्रकार की कोशिका द्वारा नियंत्रित होती है, जिसे द्वार कोशिका या रक्षी कोशिका, गार्ड सेल कहते हैं। यहां इन बातों को क्लियर कर लेना बहुत जरूरी है। ध्यान से समझिएगा कि जो स्टोमाटा है, जो रंध्र है, वो तो क्लियर हो गया कि पत्तियों के सतह पर छिद्र है, और उस स्टोमाटा का दो काम आप याद रखिए, गैसों का आदान प्रदान करना। मुख्य रूप से पौधे को क्या चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड गैस चाहिए, प्रकाश संश्लेषण के लिए बहुत ज्यादा मात्रा में चाहिए कार्बन डाइऑक्साइड गैस, तो वो उसी स्टोमाटा के द्वारा पौधे के पत्तियों में प्रवेश करता है, और चूंकि पत्ती के सतह पर ही स्टोमाटा है, तो आसानी से उसके द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड गैस पत्ती के अंदर आ जाती है। अब कभी कभी क्या होता है कि छोटा छोटा उससे भी महीन छिद्र रहता है, कहां, पत्तियों के सतह पर, तना के सतह पर और जड़ के सतह पर, उसके द्वारा भी धीरे धीरे गैसों का आदान प्रदान होता है। लेकिन यह मुख्य रास्ता हो गया, स्टोमाटा जो है वो मुख्य रास्ता हो गया गैसों के आदान प्रदान के लिए। लेकिन दिक्कत क्या है कि स्टोमाटा के द्वारा जल निकलता भी है वाष्प के रूप में। तो अगर स्टोमाटा हमेशा खुला रहेगा तो बहुत ज्यादा जल निकल जाएगा, जिससे पौधे को हानि हो जाएगी। तो रात के समय या जिस समय पौधे में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं होती है, उस समय क्या होता है, जो स्टोमाटा है, रंध्र है, उसको बंद कर देता है। जैसे बंद कर दिया तो एक्स्ट्रा जल जो निकल रहा था उस होकर के, तो जल का निकलना क्या होगा, बंद हो जाएगा। तो पौधे में जल जब कम निकलेंगे तो पौधे को क्षति कम होगी, पौधे में ताजगी रहेगा, फ्रेशनेस रहेगा। इसलिए खास करके जब प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं होती है, तो उस समय पौधे की जो रंध्र हैं या स्टोमाटा है वो बंद हो जाते हैं। इसको बंद करने और खोलने के लिए एक विशेष तरह की कोशिका होती है पौधे में, पत्तियों में, जिसको कहा जाता है रक्षी कोशिका या द्वार। द्वार मतलब क्या, गेट, कहते हैं प्रवेश द्वार, मतलब जहां से हम लोग एंट्री करते हैं। तो रंध्र में जो गेट है, छिद्र है, जिस होकर के गैस या जलवाष्प का आदान प्रदान होता है, उसी वहीं पर एक विशेष तरह की कोशिका है जिसको द्वार कोशिका या गार्ड सेल कहते हैं। यह द्वार कोशिका या गार्ड सेल जब बंद होती है तो रंध्र भी बंद हो गया, जब खुलती है तो रंध्र भी खुल जाती है। इसी सेल के फैलने और सिकुड़ने से ये रंध्र जो है वो खुलता और बंद होता है। तो जिस समय प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं होती है, उस समय जल की हानि नहीं हो, जल बर्बाद नहीं हो, तो ये द्वार कोशिका या गार्ड सेल या रक्षी कोशिका क्या करता है,
रंध्र को बंद कर देता है, पैक कर देता है, जिसके कारण उस होकर के जलवाष्प नहीं निकल पाता है और जल पौधे में सुरक्षित रह जाता है। तो यही था आपका रंध्र या स्टोमाटा, और उसको नियंत्रित करने वाला रंध्र, रंध्र का मतलब छिद्र, और उस छिद्र को खोलने बंद करने की कोशिका को कहते हैं रक्षी कोशिका या द्वार कोशिका, गार्ड सेल। ये पूरी प्रक्रिया थी जिसको हम लोगों ने आज समझा। तो मुझे उम्मीद है कि अब जो प्रकाश संश्लेषण की बात होगी वह कंप्लीट रूप से आप ठीक ढंग से समझ गए होंगे। आप टेक्स्ट बुक को पढ़ेंगे, वहां कई क्रियाकलापों के द्वारा भी बातों को समझाने का प्रयास किया गया है। तो ठीक से अगर आप उसको पढ़ते हैं, समझने का प्रयास करते हैं, तो मुझे उम्मीद है बहुत ही सरल लगेगा आपको, बहुत ही आसान लगेगा। तो ठीक, आज इसी के साथ आज का क्लास हम लोग समाप्त करेंगे। आपसे फिर रिक्वेस्ट करेंगे कि जितने भी वीडियो हैं बायो का उसको कंटिन्यू, अगर बीच में एक आध वीडियो आपका छूट भी जाता है तो उसको देखिए सीरियसली, और तब आपको बात समझने में बहुत ही आसान हो जाएगा। और अगर वीडियो पसंद आई होगी तो कृपया लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के बीच अधिक से अधिक शेयर भी कीजिए, उनको बताइए कि फिजिक्स केमिस्ट्री के साथ साथ अब बायो का भी क्लास शुरू हो गया है इस चैनल पर, ताकि अधिक से अधिक लोग इसका बेनिफिट ले सके। और जो लोग चैनल पर नए हैं या अभी तक बहुत दिनों से वीडियो देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो आप काइंडली चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। फिर मिलते हैं हम लोग आगे। अभी तो हमने पहले कह दिया था ये बहुत लंबा चैप्टर है, इसमें कई क्लासेज अभी होना बाकी है हम लोगों का। तो फिर मिलेंगे अगले क्लास में। और जब तक आप पीछे के बातों को ठीक से नहीं पढ़ेंगे समझेंगे तो अगली चीज़ों को समझने में कठिनाई हो सकती है। इसलिए आपसे जाते जाते ये मेरा रिक्वेस्ट है कि आप पिछले चीज़ों को भी रिवीजन करते रहें। जो पिछला वीडियो है, जो आपने नोटबुक में लिखा है या नहीं लिखे हैं, तो फिर से वीडियो खोल करके उसको लिखिए। और जब तक आप कंप्लीट उसको तैयार नहीं कर लेते हैं तो आगे नहीं बढ़िए। तो आप अगर एकदम सिस्टमेटिक क्रमबद्ध तरीके से सभी चीज़ों को धीरे धीरे करते जाते हैं तो निश्चित रूप से यह बायोलॉजी है, यह सजीवों का विज्ञान है, काफ़ी रोचक होगा, बहुत अच्छा लगेगा आपको सुनने में, समझने में। तो इसी उम्मीद के साथ कि आप घर में कंटिन्यू पढ़ेंगे, ध्यान से बातों को समझेंगे, आपसे विदा लेते हैं। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।